रायपुर, जहां पे हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की डेट आ चुकी है, 7 चरणों में चुनाव होने वाला, तो सीधे अब रायपुर चलते हैं। आशीष जी, चुनाव आयोग के द्वारा आज डेट निर्धारित कर दी गई है, 7 चरणों में अब मतदान होने वाला है। अब इसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है, क्या कुछ तैयारी है, क्या आज चुनाव में लिए किस तरह से योजनाएं बनाई जा रही है? आशीष जी, देखिए, चुनाव आयोग तमाम तैयारियों के बाद ही चुनाव तारीखों का ऐलान करता है और चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। और छत्तीसगढ़ में 11, 18 और 23 तारीख को यानी 3 चरणों में मतदान किए जाएंगे। क्योंकि संवेदनशील इलाका है बस्तर का, इसलिए ये माना जा रहा है कि पहले चरण का जो मतदान एक सीट पर होगा ये बस्तर का होगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किए गए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कौन कौन सी सीटें होंगी इसका ब्यौरा नहीं दिया गया। 7 बजे राज्य में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही तमाम ब्यौरा जो है वो सामने आ पाएगा। लेकिन जिस तरीके से क्रोनोलॉजी रही है वो माना जाए तो पहले चरण के मतदान का जो एरिया होगा वो बस्तर लोकसभा सीट को ही माना जा रहा है। हालांकि पहले चरण में 1 सीट, दूसरे चरण में 3 सीट और तीसरे और अंतिम चरण में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान होंगे। चुनाव आयोग की ओर से अब जब तारीख का ऐलान कर दिया गया है तो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार काबिज है, इस लिहाज से ये समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता जी से, क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है अब छत्तीसगढ़ में? देखिए, हम और आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी उससे पहले भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और वहां भी उन्होंने ये साफ कर दिया कि दरअसल वो चुनावी मैदान में कांग्रेस की रणनीति के साथ जाएगी। वो रणनीति ये होगी कि 2 महीने में जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किए हैं वो किसी भी देश के राज्य में नहीं हुए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। तो जाहिर तौर पर यह मुद्दा होगा, यानी माना यह जाए कि मोदी के 4-5 साल के कामकाज का हिसाब और उसके काउंटर में जो कांग्रेस का कामकाज है राज्य सरकार का, उसके बिना पर वो चुनावी मैदान में जाएंगे। तो दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ मोदी सरकार का कामकाज होगा और दूसरी तरफ जो काम होगा वो मुद्दा होगा राज्य सरकार का। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि भावनात्मक मुद्दे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब तक उठा करके मुंह की खाती आई है, लेकिन जो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है फिलहाल उसका हवा बना हुआ है और ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से राफेल पर फिर से बीजेपी को मुंह खानी पड़ी है, उस मसले पर कितना ये प्रभावित चुनाव तक रह पाता है। लगता है क्या कि जो सेंट्रलाइज्ड इशू है, देश के जो मुद्दे हैं, वो छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दों पर हावी हो पाएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान? देखिए, जाहिर तौर पे मतदाता बहुत ही शार्प है आज की तारीख में। आप ये नहीं सोच सकते कि मतदाता को कुछ समझ में नहीं आता। मतदाता खामोश रहता है। कल मैं सरगुजा के एक दूरस्थ इलाके में था, करीब अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर इंटीरियर इलाके में। वहां मैंने एक हाट बाजार लगा हुआ था, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। तो जैसा मैंने विधानसभा चुनाव में देखा था वही स्थिति नजर आई। खामोश है, मतदाता नहीं बता रहा है। मतदाता वो उन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिन मुद्दों के जरिए वो चुनाव में जा रहा है। अगर मतदाता ये कह रहा है कि केंद्र की सरकार ने ये दिया, तो राज्य की सरकार ने क्या दिया वो भी चर्चा का विषय है। तो जाहिर तौर पे जो मुद्दे होंगे वो न सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होंगे बल्कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, वो भी होंगे इस चुनाव में। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि जिन बड़े मुद्दों को हमने आइडेंटिफाई किया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ, तो जाहिर तौर पे इसका असर भी देखने को मिलेगा और ये कांग्रेस को उम्मीद भी है और बीजेपी को यह उम्मीद है कि चूंकि सेंट्रल का कामकाज है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसके सामने बुलाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले चल रही थी, तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने इस बात को भी जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां शून्य है। और पिछले विधानसभा चुनाव में हाल के जो नतीजे सामने आए थे, उस विधानसभा के नतीजे जिस तरीके से निकल कर आए, बीजेपी का जो कैडर है वो मायूस है, बीजेपी के नेता मायूस हैं और कहीं ना कहीं ये मायूसी लोकसभा चुनाव की वर्किंग के दौरान भी हावी होगी बीजेपी पर, यह कहना भूपेश बघेल का। लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी बिखरी हुई है।
जो अंदर खाने घमासान पहले चलते रहा करता था, सत्ता के दम पे वो घमासान सामने नहीं आ पाता था, अब खुल करके सामने आ रहा है। विक्रम उसेंडी को उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष किया है नियुक्त, लेकिन उनके पास समय कितना है? दूसरा, उनकी पकड़, और क्योंकि धर्मलाल कौशिक पिछले 5 साल से लगातार वर्किंग कर रहे थे, तो उनको हर चीज मालूम है कि कहाँ कौन कार्यकर्ता कितना पोटेंशियल है, कितना यूजफुल है, और किन कार्यकर्ताओं को समझाना है। नतीजे नहीं रह पाए धर्मलाल कौशिक। विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी थी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वोट बैंक तक वो भुना नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी होगी कि विक्रम उसेंडी जिस गोड़ कम्युनिटी से आते हैं, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। इन्हें ट्राइबल सीटों पर बीजेपी लीड कर सकती है। देखिए, पिछली बार भी ट्राइबल सीटों पर बीजेपी लीड करती आई है, और चूंकि इस बार आदिवासियों का मसला भी रहेगा चुनाव में, क्योंकि आदिवासियों से कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों को कितना पूरा किया यह भी देखने वाली बात होगी, और आदिवासी समुदाय इस पर क्या होता है, हालांकि क्या स्टैंड उनका रहता है। जहां तक विक्रम उसेंडी और धर्मलाल कौशिक की बात है, धर्मलाल कौशिक को की जगह अगर कोई भी होता, मोदी भी होते शायद, तो पिछली बार भाजपा को चुनाव नहीं जिता सकते थे। आपको भी मालूम है कि कहने को वो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन फैसलों में उनकी भूमिका सबसे आखिरी में थी। जो सारे फैसले कर रहे थे वो चुनिंदा नौकरशाह कर रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह कर रहे थे, और अमित शाह किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में उनके पास चॉइस कम थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके पास जो एक एडवांटेज था, या किसी दूसरे नेता जिन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इससे ये मैसेज नहीं जाएगा कि आपने फिर से एक हारे हुए नेता पर दांव आजमाया है? एक बड़ा सवाल विधानसभा चुनाव में होगा। बीजेपी नेतृत्व पर सवाल तो उठेंगे ही लोकसभा चुनाव पर, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल एनालिसिस का दौर लगातार शुरू हुआ है और लगातार चलता रहेगा चुनावी नतीजे आने तक। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की अपनी तैयारी क्या है? 7 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 चरणों में जो चुनाव होने हैं उसे क्लासिफाइड करने की कोशिश इलेक्शन जो ऑफिसर हैं वो करते नजर आएंगे। साथ ही साथ किस इलाके पे कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, इसकी भी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है सुब्रत साहू 7 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरूर करेंगे। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें चैलेंजिंग हो सकता है चुनाव इलेक्शन कमीशन के लिए, और जो भी वहां पर अधिकारी हैं उनके लिए कि किस तरह से फोर्स का इंतजाम करे, किस तरह से व्यवस्था करे, सुचारू रूप से चुनाव हो सके। आशीष जी, सबसे पहले बात यह है कि जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग हैं, किसान बहुल क्षेत्र है, 70 से 80% जो लोग हैं वो किसान हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे सामने आएंगे? क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, लगातार बेरोजगारी की बात कर रही थी, नक्सलियों की बात भी सामने आई है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक भारी क्या पड़ सकती है छत्तीसगढ़ में? हालांकि किसानों की बात करें तो जो भूपेश सरकार है वो किसानों को फायदा दी है, कर्मचारी भी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, आंशिक तौर पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले उड़ी की घटना के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज जो था वो बीजेपी के हिस्से गया था। जरूर बालकोट में हुई एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, तमाम तरीके से सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आंशिक असर होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। उरी के अटैक के बाद जिस तरीके से माहौल बना था देश में, बीजेपी के पक्ष में नतीजे भी आए थे। लगता है इस बार ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसका असर छत्तीसगढ़ में होगा। कांग्रेस क्या कहती? देखिए, कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि फिलहाल इसका असर दिख रहा है। अगर गांव के जो हाट बाजार में इसकी चर्चा हो रही है तो इसका मतलब कि इसका असर हो रहा है। बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट बहुत फास्ट करती है और आखिरी व्यक्ति तक करती है। जो चर्चा, जो नैरेटिव्स उसको सूट करते हैं वो वहां तक पहुंच चुके हैं, जबकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहे लाख सवाल उठा लें, लाख बातें कह लें, अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक कि जनता खुद ये तय न करे कि हम क्या सोचते हैं। और आज के जमाने में ये एक, जब हम 2007-8 का टीवी का जर्नलिज्म देखते थे तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था कि लोग टीवी कम देखते थे, लोग एंटरटेनमेंट ज्यादा देखते थे। लेकिन आज की तारीख में लोगों की हैबिट है कि वो डिस्कशंस और दूसरी चीजें देखते हैं, तो इन डिस्कशंस में क्या कुछ चल रहा है, क्या बातें डाली जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं, उसका असर
निश्चित तौर पर। ठीक है, असर होगा, आंशिक असर होगा, जैसा भी होगा। लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा था, किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस को बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिला। क्या ये मुद्दा अब भी लोकसभा चुनाव में एग्जिस्ट करता नजर आ रहा है? और क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस ने जो किए थे चुनाव के दौरान, सरकार में आने के बाद पूरे भी किए, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और ये मुद्दा एग्जिस्ट लोकसभा चुनाव में हो रहा है? देखिए, इन लोकसभा चुनाव में मैंने जैसा कि पहले कहा, राज्य सरकार के तमाम मुद्दे रहेंगे और इसका असर भी होगा और कांग्रेस को इसका फायदा भी होगा। और कांग्रेस इसी के आसरे लोकसभा चुनाव में मैदान में जा रही है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड किसान है, जिसका सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका क्या होगा? अगर सॉइल रिकॉर्ड्स को देखें, इस प्रदेश में 43 लाख किसान हैं, उनमें से करीब 17 लाख किसानों को फायदा मिला है। लेकिन बाकी जो 20 लाख किसान बचते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल आशीष, अभी तो कहीं न कहीं अब ये एक बड़ा सवाल भी है और इलेक्शन थोड़ा टफ भी है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, वादे दावे की राजनीति तो चलती है और चलती रहेगी। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़ने के लिए